कभी जिस एक्टर के घर के आगे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी, आज वही एक्टर काम की तलाश में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के यहाँ चक्कर लगाता दिख रहा है। कभी जिस अभिनेता को बॉलीवुड का हीरो नंबर वन और हिट मशीन कहा जाता था, आज एक अरसा हो गया उनकी किसी फिल्म को पर्दे पर आए हुए। कभी उनके नाजो नखरे और लेट आने की आदत को मुस्कुराकर झेला जाता था, आज इसे ऐप बताकर इनकी बर्बादी का कारण बताया जा रहा है। डांस की दुनिया पर राज करने वाले एक ऐसे शख्स जिन्हें एक्टिंग का बादशाह भी कहा जाता है, जिन्होंने ऑन स्क्रीन दुनिया में कॉमेडी और रोमांस में महारत हासिल की, जिनकी कॉमेडी और डांस की पूरी दुनिया दीवानी है, और वो हैं सुपरस्टार गोविंदा। पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा। दोस्तों, क्या सच में इनमें घमंड आ गया था? तीनों खानों को अकेले टक्कर देने वाले और मात्र 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन करने वाले सुपरस्टार गोविंदा के पास आज क्यों नहीं है एक भी फिल्म? क्या सच में सेट पर सिर्फ लेट आने के कारण ही लोग इन्हें फिल्मों में लेना बंद करने लगे, या कोई और रीजन है? क्यों बचपन में इनके पिता इन्हें गोद नहीं लेना चाहते थे? क्या सच में इनकी माँ एक मुस्लिम महिला थी? क्यों इनकी माँ नहीं चाहती थी कि ये अभिनेता बने? क्या है गोविंदा का पाकिस्तान से नाता? शादी के पहले और शादी के बाद कितनी एक्ट्रेसेस के साथ रहा गोविंदा का अफेयर? और क्या है इनके अंधविश्वास की कहानी? जानेंगे और भी कई गहरे राज। अब बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम सुपरस्टार गोविंदा जी के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। जैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज बॉलीवुड से इनके पिछड़ने का कारण सिर्फ सेट पर लेट आना ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार कॉलोनी में हुआ। गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। गोविंदा का पूरा जीवन मुंबई में ही बीता। गोविंदा एक सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। विरार के लोग गोविंदा को विरार का छोकरा कहकर बुलाते थे। गोविंदा के परिवार वाले उन्हें चीची कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब हाथ की छोटी उंगली होती है। दोस्तों, जब गोविंदा का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें गोद लेने से साफ इनकार कर दिया था। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए बोला था कि यह सच बात है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो माँ साध्वी बन गई। हालांकि वो मेरे पिता के साथ रहती थी, लेकिन मेरे पिता को लगता था कि मेरी माँ के साध्वी बनने का कारण मैं ही हूँ। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा के पिता की बात करें तो उनका नाम अरुण कुमार आहूजा था। असली नाम गुलशन सिंह आहूजा। गोविंदा के पिता अपने समय के लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। गोविंदा के पिता पूर्व अभिनेता अरुण कुमार आहूजा पंजाब के गुजरावाला से ताल्लुक रखते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो अपने कॉलेज के दिनों में स्टेज पर एक्टिंग किया करते थे। अरुण कुमार आहूजा लाहौर से शिक्षा प्राप्त किए। इस दौरान लाहौर में महबूब खान एक नए टैलेंट की तलाश कर रहे थे, जहां उनकी तलाश अरुण कुमार आहूजा पर खत्म हुई। फिर महबूब खान उन्हें अभिनेता बनाने के लिए बॉम्बे ले आए। महबूब उस समय के जाने माने फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक थे, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। महबूब खान ने 1939 में अपनी एक फिल्म के लिए अरुण कुमार आहूजा को साइन किया, जिसका नाम था एक ही रास्ता। एक ही रास्ता अरुण कुमार आहूजा की पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के बाद अरुण कुमार ने महबूब खान का दिल ही जीत लिया। इसके बाद उन्होंने औरत, आजाद, सवेरा, आम्रपाली, कारवां, छोटी माँ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्म सवेरा में उन्होंने जिस हीरोइन के साथ काम किया वो उनकी जीवन संगनी भी बनी। दोस्तों, गोविंदा की मां अपने जमाने की हीरोइन और सिंगर थी, जिनका नाम निर्मला देवी था। गोविंदा की मां का जन्म 7 जून 1927 को उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव प्रताप सिंह था, जो पेशे से जौहरी थे।
निर्मला देवी एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की, एक बहुत ही सम्मानित स्वभाव की महिला थी। दोस्तों, बहुत जगह आपको ये पढ़ने और सुनने को मिलेगा कि निर्मला देवी पहले मुस्लिम समुदाय से थी और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम नाजिम से बदलकर निर्मला देवी रख लिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी दोनों ही अपने समय के बेहतरीन अभिनेता थे। फिल्म सवेरा के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्हें कई फिल्मों में एक साथ देखा गया। कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के बाद अरुण कुमार आहूजा ने फिल्म सेहरा का निर्माण किया, जो पर्दे पर बुरी तरह फ्लॉप रही, जिसके कारण उन्होंने अपनी सारी पूंजी खो दी और वह एक बार फिर शून्य पर आ गए, जिसके कारण उन्हें अपना बंगला, जो कि बांद्रा के एक अमीर इलाके में था, उन्हें बेचना पड़ा और विरार आना पड़ा, जहां उनके 5वें बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया गोविंदा। इस दुखद स्थिति में उनकी पत्नी निर्मला देवी उनका सहारा बनी। अरुण कुमार आहूजा इस दुख को सहन नहीं कर सके। धीरे धीरे यह दुख उन्हें खाता रहा। फिर 3 जुलाई 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली और इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। अरुण कुमार की मौत के बाद घर का पूरा भार निर्मला देवी पर आ गया, जिसके बाद निर्मला देवी ने रेडियो स्टेशन पर काम करके अपने सभी बच्चों की परवरिश की। गोविंदा के कुल 5 भाई बहन हैं। गोविंदा के बड़े भाई का नाम कीर्ति कुमार है, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं। गोविंदा की 3 बहनें हैं, जिनके नाम कामनी खन्ना, पद्मा आहूजा और पुष्पा आहूजा आनंद है। गोविंदा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विरार के अन्ना साहेब वर्तक विद्या मंदिर स्कूल से प्राप्त की। गोविंदा ने अपनी आगे की पढ़ाई भी अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज से ही पूरी की और बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ताज होटल में भी नौकरी पाने की कोशिश की थी, जो मुंबई में स्थित है और काफी मशहूर और महंगे होटल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन गोविंदा को उस वक्त अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें वहां भी नौकरी नहीं मिली। तब उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि तुम टैलेंटेड हो और अच्छे भी दिखते हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं शुरू करते। इसके बाद गोविंदा ने फैसला किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी कि गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए। उनकी माँ चाहती थी कि गोविंदा कोई बैंक में नौकरी करे, लेकिन गोविंदा का जन्म तो गोविंदा बनने के लिए हुआ था। गोविंदा को उनके पिता का पूरा सपोर्ट था। वो चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए और उसी दौर में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हो गई। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को काफी प्यार मिला। उनकी डांस की पूरी दुनिया दीवानी हो गई, जिसमें से एक हमारे गोविंदा भी थे। डिस्को डांसर देखने के बाद गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती और उनकी फिल्म के दीवाने हो गए, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपना करियर तो फिल्म इंडस्ट्री में ही बनाएंगे। चूंकि गोविंदा की मां को उनका फिल्म इंडस्ट्री में जाना मंजूर नहीं था, इसलिए शुरुआती दौर में गोविंदा अपनी मां को बिना बताए चोरी छिपे अपने डांस की क्लिप बनाकर डायरेक्टर्स को दिया करते थे। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ समय तक अपनी मां को बिना बताए मैं राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, ये सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने मां से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। गोविंदा की माने तो उनकी माँ एक अच्छी ज्योतिष थी। ऐसे में उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की वह सच साबित हुई। गोविंदा ने कहा कि जब मैं 17 साल का हुआ तो माँ ने कहा था कि 21 साल की उम्र में मैं कमाल करूंगा, और इसी उम्र में मेरी पहली फिल्म आई। इसके 50 दिन बाद मैंने 39 फिल्में साइन की थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माँ से परमिशन लेने के बाद मैं रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइट मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए भी कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। दोस्तों, शुरुआत में गोविंदा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर अच्छे दिखने वाले हीरो के साथ ही फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें ऐसा लगता था कि वो हीरो बनने के लिए परफेक्ट नहीं है।
80 के दशक में गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह अपने छोटे भाई आनंद के साथ फिल्म नरम गरम को प्रोड्यूस कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुके थे। साल 1984 में दोनों भाइयों ने एक नई फिल्म तन बदन प्लान की। हीरो के लिए जितेंद्र से बात की गई, लेकिन डेट नहीं होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। तब उन्हें अपने भांजे गोविंदा का ख्याल आया और उन्होंने बतौर हीरो उसे लॉन्च करने का मन बना लिया। राजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म शुरू करने से पहले उन्होंने गोविंदा को कुछ रुपए दिए और कहा कि इन पैसों से नए कपड़े खरीदे, नई हेयर स्टाइल बनवाए। इसके बाद गोविंदा ने अपना पूरा मेक ओवर कराया, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म तन बदन के लिए गोविंदा को 5,000 रुपए का चेक दिया गया। चेक देखते ही गोविंदा खुशी से उछल पड़े थे। दोस्तों, तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले ही 1986 में ही इल्जाम रिलीज हुई, जो उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। तब गोविंदा 21 साल के थे, जिसमें गोविंदा ने शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, शशि कपूर, प्रेम चोपड़ा जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया, जिसे डायरेक्ट किया था शिबू मित्रा ने और प्रोड्यूस किया था पहलाज नेहलानी ने। इसके बाद कल्ट क्लासिक आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा स्टार बन गए। 22 की उम्र में 50 दिन के अंदर ही उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। दोस्तों, फिल्म तन बदन के बाद गोविंदा को बी.आर. चोपड़ा की तरफ से महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने का ऑफर मिला, लेकिन उसी दौरान गोविंदा को फिल्म लव 86 भी ऑफर हो गई। इसलिए गोविंदा ने अभिमन्यु का किरदार निभाने से मना कर दिया और इस फिल्म के बाद गोविंदा ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद 1986 से 88 के दशक में गोविंदा ने कई बेहतरीन फिल्में करी, जैसे हत्यारा, जो गोविंदा के खुद बड़े भाई ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस करी थी। जीते हैं शान से और हम जैसी बेहतरीन फिल्मों में गोविंदा काम किए। गोविंदा ने 1980 के दशक में एक डांसिंग और एक्टिंग हीरो के तौर पर शुरुआत की थी, जिसकी वजह से उन्हें हीरो नंबर 1 का खिताब मिला और लोग गोविंदा को हीरो नंबर 1 के तौर पर जानने लगे। 90 के दशक में गोविंदा एक कॉमेडी हीरो के तौर पर उभरे, जहां गोविंदा को कॉमिक एक्टर के तौर पर पहचान मिली। 1992 में उन्हें फिल्म शोला और शबनम से रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान मिली। दोस्तों, 1999 में बीबीसी न्यूज द्वारा एक ऑनलाइन पोल में गोविंदा को दशक का 10वां सबसे बड़ा स्टार चुना गया। लेकिन कई सालों तक बॉलीवुड पर राज करने के बाद गोविंदा ने राजनीति में भी कदम रखा, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों, विनय पाठक के चैट शो हर घर कुछ कहता है में गोविंदा ने कुछ सालों पहले बताया था कि करियर की शुरुआत में उनके पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो उन्हें कहाँ खर्च करे। उस दौरान गोविंदा ने सोचा था कि वो इन पैसों से 100 रिक्शे खरीद लेंगे। कीर्ति कुमार बताते हैं कि समय के साथ वो गोविंदा के सेक्रेटरी भी बन गए और उन्हें कई फिल्में एक साथ साइन करवा दी थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द गरीबी से उबरना चाहते थे। कीर्ति ने उस दौर को याद करते हुए बताया था कि एक दिन गोविंदा ने अपने सारे पैसे और बैंक डिटेल इकट्ठा किए और वह यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर इन पैसों को कहाँ खर्च किया जाए। कीर्ति कहते हैं कि उस वक्त गोविंदा ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें 100 ऑटो रिक्शा और 100 ट्रक खरीद लेने चाहिए, जिस पर कीर्ति ने उन्हें समझाया कि वो इस तरह के बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। बाद में जब गोविंदा स्टार बन गए तो उन्होंने 100 ट्रक खरीदने का आइडिया दिया था, लेकिन कीर्ति ने उस वक्त भी इससे इनकार कर दिया। दोस्तों, बात करें गोविंदा की प्रेम कहानी और हुए अफेयर्स की, तो किस्सा है कि फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम कोठारी से प्यार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा नीलम से शादी भी करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि नीलम के प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वे सुनीता से शादी करे और गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़कर सुनीता से शादी कर ली। दोस्तों, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी का नाम सुनीता आहूजा है। गोविंदा की पत्नी एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें उनकी मां नेपाली और पिता पंजाबी है। इसलिए सुनीता आधी पंजाबी और आधी नेपाली है। गोविंदा की लव स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनकी पत्नी उनके मामा की साली है।
तो उनके मामा ने सुनीता को चैलेंज किया कि यहाँ एक लड़का है जो बहुत सीधा साधा और मम्मी वाला लड़का है, तुम्हें उसे इम्प्रेस करना है। उस वक्त सुनीता ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और गोविंदा को इम्प्रेस करने में उन्हें पूरा 1 साल लग गया। गोविंदा कहते हैं कि जब सुनीता ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस वक्त सुनीता सिर्फ 15 साल की थी और मैं 21 साल का। गोविंदा ने सुनीता से कहा कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कितनी छोटी हो। तो सुनीता कहती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। करीब 4 साल तक ऐसा चलता रहा और आखिरकार हमारे गोविंदा को भी सुनीता से प्यार हो गया और 11 मार्च 1987 को दोनों ने शादी कर ली। तब सुनीता 18 साल की हो चुकी थी। गोविंदा और सुनीता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपनी शादी को कुछ सालों तक लोगों से छुपाना पड़ा, क्योंकि जब गोविंदा की शादी हुई थी तब वो एक बड़े सुपरस्टार थे और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस शादी कर लेता है तो उसे कम फिल्में मिलेंगी। इसलिए दोनों कपल ने अपने रिश्ते को छुपाया। गोविंदा की शादी की बात तब सामने आई थी जब बेटी टीना का जन्म हुआ। पहली बेटी की डेथ के बाद उनके 2 बच्चे और हुए, बेटी नर्मदा, जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम टीना रख लिया। नर्मदा का एक्टिंग करियर अब तक फ्लॉप साबित हुआ है। गोविंदा के बेटे का नाम यशवर्धन है, जो जल्द ही फिल्मों में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो शादी के बाद भी गोविंदा के कुछ अफेयर्स की खबरें आती रही, लेकिन उनमें से ज्यादातर गलत ही साबित होती रही। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आई रानी मुखर्जी। दरअसल साल 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी मुखर्जी एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद दोनों ने चलो इश्क लड़ाए और प्यार दीवाना होता है फिल्म में साथ काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त गोविंदा ने रानी पर तोहफों की झड़ी लगा दी थी और अपने परिवार की तब कोई परवाह नहीं किया करते थे। ये रानी का नाम कई प्रोड्यूसर्स को सुझाने लगे। उस वक्त गोविंदा बड़े स्टार थे और रानी न्यू कमर। दोनों हर जगह साथ नजर आने लगे। हद तो तब हो गई जब एक बार एक जर्नलिस्ट रानी मुखर्जी के घर पहुंचा, जहां उसने गोविंदा को रानी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में देखा। जब ये खबर जग जाहिर हुई तो गोविंदा की पत्नी अपने बच्चों को लेकर सीधे अपने मायके चली गई। सुनीता ने गोविंदा को सीधे तौर पे हमेशा के लिए छोड़ने की धमकी भी दे दी। ऐसे में गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने रानी मुखर्जी से दूरी बना ली। फिर सुनीता से माफी मांग अपना उजरता घर बचा लिया। दोस्तों, गोविंदा के हिट होने में डायरेक्टर डेविड धवन का बहुत बड़ा हाथ है। 90 के दशक में गोविंदा और डेविड ने राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी और साजन चले ससुराल समेत तकरीबन 17 फिल्मों में साथ काम किया था। लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म के लिए डेविड से कांटेक्ट किया, लेकिन उनके नेगेटिव जवाब से मुझे काफ़ी दुख पहुंचा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं दोबारा उनके साथ काम कर पाऊंगा। दरअसल डेविड ने चश्मे बदूर नाम से एक फिल्म बनाई और इस फिल्म की कहानी उन्होंने गोविंदा को सुनाई, लेकिन बाद में उन्होंने किसी और के साथ यह फिल्म शुरू कर दी। यह जानकर गोविंदा हैरान रह गए। इस पर गोविंदा कहते हैं कि मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा, डेविड, मैं चाहता हूं कि हम अपनी 18वीं फिल्म साथ करें, लेकिन उन्होंने मुझे पलट कर फ़ोन तक नहीं किया। मैंने उनके साथ एक से एक फिल्में की, लेकिन अब इस बात को लेकर शंका है कि मैं उनके साथ दोबारा काम करूंगा। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के टच में ही नहीं रहे। फिर साल 2023 में प्रोड्यूसर रमेश तौरानी के दिवाली पार्टी पर फिल्म मेकर डेविड धवन और गोविंदा एक दूसरे से बात करते नजर आए थे। बाद में गोविंदा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था कि उनका डेविड धवन से पैचअप हो चुका है। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि लोगों को आज भी लगता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। यह उनका प्यार है, हमारा पैचअप हो चुका है, यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। हमने एक दिवाली पार्टी पर साथ में अच्छा वक्त बिताया। हम पास्ट को घसीटने पर यकीन नहीं रखते हैं। हमने हमारे गिले शिकवे को दूर कर लिए। हालांकि इस मुलाकात में फिल्मों पर बात करना हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। हमने सिर्फ अपनी अच्छी यादों पर बात की है। दोस्तों, अब नज़र उन मुद्दों पर जिस कारण गोविंदा का स्टारडम खत्म होता गया। दोस्तों, अपने करियर के शुरुआत में गोविंदा को ज़्यादातर ड्रामा और एक्शन फिल्में मिला करती थी।
और उन्होंने एक साथ कई फिल्में भी साइन कर रखी थी, जिसकी शूटिंग डेट मैनेज करते करते वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगे और साथ ही उनका सेट पर लेट आना भी शुरू हो गया था। जब फिल्म इज्जतदार की शूटिंग के वक्त दिलीप कुमार ने गोविंदा की यह हालत देखी तो उन्होंने उनसे कॉमेडी मूवी करने और अपनी साइन की हुई कुछ फिल्मों को छोड़ने की राय दी और गोविंदा ने उनकी ये दोनों बातों पर अमल भी किया था। लेकिन उस वक्त गोविंदा के पास 75 फिल्में थी, जिसमें से उन्होंने 25 फिल्में छोड़ी थी। इसके बावजूद उनके पास अभी भी 50 फिल्में थी। दोस्तों, गोविंदा के लिए हर कोई कहता है कि वो कभी भी सेट पर टाइम से नहीं पहुंचते थे। 9 बजे की कॉल टाइम पर वो 3 बजे तक पहुंचा करते थे। यहाँ तक कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ के टाइम पर भी वो अमिताभ बच्चन को काफ़ी वेट करवाते। हालांकि अमिताभ बच्चन टाइम के काफ़ी पाबंद माने जाते हैं। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर टीनू वर्मा कहते हैं कि गोविंदा ने कभी टाइम की कद्र नहीं की और आज टाइम गोविंदा का कद्र नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि गोविंदा सेट पर लेट इसलिए आते थे क्योंकि वो एक साथ कई फिल्में शूट कर रहे थे। हालांकि जब तक उनकी फिल्में हिट होती रही थी तब तक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इनके लेट आने की आदत को झेल रहे थे, क्योंकि गोविंदा जितनी देर के लिए सेट पर आते उतनी ही देर में बाकी एक्टरों से दोगुना काम कर दिया करते थे। डेविड धवन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा भले देर से आते थे लेकिन वो 8 घंटे का काम मात्र 3 घंटे में ही कर लिया करते थे। हालांकि ये सब चीजें तभी तक चली जब तक गोविंदा हिट रहे, और जब गोविंदा का डाउनफॉल शुरू हुआ तो लोगों ने उनके टाइम पर ना आने की आदत को ही ब्लेम किया। इसके बाद अगली मिस्टेक गोविंदा ने ये करी कि उन्होंने अपने करियर के क्रूशियल टाइम पर ही एक्टिंग पे फोकस करने की बजाय 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव में खड़े हुए और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन वो पार्लियामेंट में भी ज्यादातर गायब ही रहे। साल 2004 से 2008 के बीच हुई 303 सीटिंग्स में उन्होंने मात्र 37 सीटिंग्स को ही अटेंड किया। साल 2008 में गोविंदा का पॉलिटिक्स से मोह भंग हो गया। बाद में गोविंदा ने खुद ही कहा था कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपना काफ़ी टाइम बर्बाद किया है। दोस्तों, प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी कहते हैं कि गोविंदा समय के साथ काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो गए थे। गोविंदा ने खुद बताया है कि वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को बहुत मानते थे। पहलाज निहलानी कहते हैं कि एक वक्त आया जब गोविंदा शूटिंग के वक्त अजीब अजीब बातें किया करते थे। कभी वो कहते थे कि झूमर गिरने वाला है, सब लोग दूर हट जाओ। कभी वो कहते थे कि कादर खान डूबने वाले हैं। यहाँ तक कि वो अपने सुपरस्टिशन के अनुसार लोगों को कपड़े पहनने को भी कहा करते थे। गोविंदा के सुपरस्टिशियस नेचर को लेकर एक और किस्सा काफी पॉपुलर है। दरअसल मुंबई में मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान गोविंदा थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो गोविंदा ने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिसने उन्हें ये बताया कि अभी राहु काल है, इसलिए अगर वो पूरे दिन शूटिंग में अगर अपने साथ एक मुर्गी को रखेंगे तो उनका राहु काल खत्म हो जाएगा। और फिर प्रोडक्शन हाउस को गोविंदा के लिए एक मुर्गी का इंतजाम करना पड़ा, जिसके चक्कर में शूटिंग को काफी देर तक रोकना भी पड़ा। जब मुर्गी का इंतजाम किया गया तो शूटिंग शुरू हुई तो कुछ देर बाद वो मुर्गी ही मर गई, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने पूरी शूटिंग उसके साथ करने को कहा था, इसलिए गोविंदा ने पूरे दिन उस मरी हुई मुर्गी के साथ शूट किया। दोस्तों, गोविंदा के इन्हीं सुपरस्टिशियस के चलते एक टीवी शो भी बंद हो चुका है। 38 साल के करियर में गोविंदा ने तकरीबन 170 फिल्मों में काम किया। उनकी पिछली फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसका नाम रंगीला राजा था। ये फ्लॉप फिल्म थी। इसके बाद गोविंदा को कोई फिल्म नहीं मिली। खाली बैठने की वजह बताते हुए गोविंदा ने 2022 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जल्दी काम एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी ठुकराया था। मैं शीशे के सामने खुद को थप्पड़ मारता था क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था। लोग मुझे काफ़ी पैसा ऑफर कर रहे थे लेकिन वो सब रैंडम रोज ऑफर कर रहे थे। मैं कुछ वैसा करना चाहता था जो मेरे लेवल का है, उस लेवल का काम। दोस्तों, गोविंदा के पास भले ही इस समय फिल्में ना हो लेकिन उनकी सालाना कमाई 10 से 12 करोड़ रुपए है। उनकी एक ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस 2 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। गोविंदा पब्लिक इवेंट्स में भी परफॉर्म करते हैं जिसके लिए उन्हें 10 से 15 लाख तक की फीस मिलती है।
एबीपी की रिपोर्ट की माने तो उनकी नेटवर्थ 170 करोड़ है। मुंबई में उनका आलीशान घर है जिसकी कीमत 16 करोड़ है। इसके अलावा मड आइलैंड और मुंबई के जुहू में उनकी कई प्रॉपर्टी है। गोविंदा के कार कलेक्शन में 64 लाख की मर्सिडीज बेंज जीएलसी, 43 लाख की मर्सिडीज 220D और फोर्ड एंडेवर शामिल है। दोस्तों, वैसे तो गोविंदा के और भी कई किस्से हैं जिसकी चर्चा करनी अभी बाकी है, जैसे अमरीश पुरी से थप्पड़, धर्मेंद्र से लड़ाई, यश चोपड़ा से दूरी, सलमान से तकरार, डायरेक्टर और एक फैन को थप्पड़ मारना, इनके अलावा इनके परिवार का दुर्भाग्य, गोविंदा का एक्सीडेंट और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब की चर्चा हम फिर कभी किसी और एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है गोविंदा के डाउनफॉल का क्या कारण है, और साथ ही गोविंदा की कौन कौन सी फिल्में आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।